आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द की 3 प्रमुख शक्तियाँ मानी है। 1. अभिधा शब्द शक्ति, 2. लक्षणा शब्द शक्ति और 3. व्यंजना शब्द शक्ति। इन तीनों में लक्षणा शब्द शक्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अभिधा के बाधित होने पर अर्थ की प्रतीति कराती है और काव्य में गहनता तथा लाक्षणिकता का संचार करती है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुख्ये अर्थे बाधे तद्योगे रूढितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा व्यापार अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने यहाँ 3 प्रमुख शर्तें प्रमुख मानी हैं। 1. मुख्य अर्थ का बाध हो, अर्थात शब्द का सीधा या वाच्य अर्थ जब प्रसंगानुसार बाधित हो जाए या असंगत प्रतीत हो। 2. मुख्य अर्थ से संबंध हो, अर्थात लक्षित होने वाले अर्थ का मुख्य अर्थ से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होना चाहिए। 3. रूढ़ि या प्रयोजन हो, अर्थात लक्षणा का प्रयोग या तो किसी रूढ़ि के कारण होता है या किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है। जब इन 3 शर्तों की पूर्ति होती है तब वाच्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ का बोध होता है और यह आरोपित क्रिया ही लक्षणा कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें तो गंगा पर गांव है। वाक्य में गंगा शब्द का मुख्य अर्थ प्रवाह है। प्रवाह पर गांव का होना संभव नहीं है, अतः मुख्य अर्थ बाधित होता है। यहाँ गंगा शब्द से गंगा के तट का बोध होता है, जिसका गंगा के प्रवाह से सामीप्य संबंध है। यह लक्षणा गंगा के तट पर गांव की शीतलता और पवित्रता जैसे प्रयोजन को व्यक्त करती है। आइए अब लक्षणा के भेदों के विषय में जानते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के मुख्यतः 2 भेद माने हैं। 1. रूढ़ा लक्षणा और 2. प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले रूढ़ा लक्षणा और उसके भेदों के विषय में बात करते हैं। जब लक्षणा का प्रयोग किसी परंपरा या रूढ़ि के कारण होता है तो उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। यहाँ किसी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि उस शब्द का वह अर्थ लोक में रूढ़ हो जाता है। जैसे कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल। यहाँ
कुशल शब्द का मुख्य अर्थ कुशों को लाने वाला है। यह अर्थ प्रसंग में बाधित होता है। कुशों को लाने वाला व्यक्ति अत्यंत निपुण और दक्ष होता था, इसलिए कुशल शब्द का प्रयोग निपुणता या दक्षता के अर्थ में रूढ़ हो गया है। यहाँ कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, बल्कि यह लोक व्यवहार में स्थापित हो चुका है। इसी तरह तेरा मुख कमल है, यह तो बिल्कुल गधा है, आदि उदाहरण ले सकते हैं। रूढ़ालक्षणा के दो भेद माने गए हैं, एक रूढ़ा गौणी लक्षणा और रूढ़ा शुद्धा लक्षणा। सबसे पहले रूढ़ा गौणी लक्षणा के विषय में जानते हैं, जहाँ सादृश्य के आधार पर समान गुण अथवा धर्म से लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ गौणी लक्षणा होती है। और जब यह अर्थ रूढ़ा से निकलता है, तब रूढ़ा गौणी लक्षणा होती है। जैसे सुरेश तो हवा हो गया, हवा का गुण तेज चलना है, यहाँ सुरेश गायब हो गया हवा की तरह, यह अर्थ ध्वनित होगा। इस तरह यह रूढ़ा गौणी लक्षणा है। दूसरा भेद है रूढ़ा शुद्धा, जहाँ कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता, वहाँ रूढ़ि के कारण होने वाली लक्षणा रूढ़ा शुद्धा लक्षणा कहलाती है। जहाँ गुण अथवा धर्म के अलावा किसी अन्य कारण से, यथा आश्रय आश्रयी संबंध से लक्ष्यार्थ का रूढ़ अर्थ प्रतीत हो, वहाँ रूढ़ा शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे एक सवारी और, तो यहाँ सवार और सवारी में आश्रय आश्रयी संबंध होने के कारण रूढ़ा शुद्धा लक्षणा होगी। आइए अब दूसरे भेद प्रयोजनवती लक्षणा के विषय में जानते हैं। जब लक्षणा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। यहाँ लक्षित अर्थ के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करना अभीष्ट होता है। जहाँ प्रयोजन होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ऐसा काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट लिखते हैं। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में घोष या बस्ती। यहाँ गंगा का मुख्य अर्थ प्रवाह है, जिसमें घोष का होना संभव नहीं है। अतः गंगा से गंगा के तट का लक्षित अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ प्रयोजन तट की शीतलता और पवित्रता को व्यक्त करना है, जो केवल गंगा के तट कहने से प्राप्त नहीं होता। आचार्य मम्मट ने प्रयोजनवती लक्षणा के दो प्रमुख उपभेद बताए हैं। एक प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा, दो प्रयोजनवती गौणी लक्षणा। इन उपभेदों का आधार
मुख्य अर्थ के साथ लक्षित अर्थ का संबंध और आरोप की प्रकृति है। प्रयोजनवती शुद्धालक्षणा के विषय में सबसे पहले देखते हैं। प्रयोजनवती शुद्धालक्षणा वह होती है जहाँ मुख्य अर्थ से लक्षित अर्थ का संबंध सादृश्य के अतिरिक्त किसी अन्य संबंध पर आधारित होता है। आचार्य मम्मट ने प्रयोजनवती शुद्धालक्षणा के दो उपभेद माने हैं, एक उपादान लक्षणा और दो लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा में शब्द अपना वाच्य अर्थ छोड़ता नहीं बल्कि उसे बनाए रखता है और उसके साथ साथ किसी अन्य अर्थ को भी ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में यहाँ मुख्य अर्थ का त्याग नहीं होता बल्कि उसका उपादान कर लिया जाता है। यहाँ शब्द अपना अर्थ नहीं छोड़ता। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करना उपादान लक्षणा है। जैसे कुंताः प्रविशन्ति, बाले प्रवेश करते हैं। यहाँ कुंत का मुख्य अर्थ एक प्रकार का शस्त्र है। शस्त्र स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, अतः यहाँ कुंत शब्द से बाले लिए हुए पुरुष का अर्थ लक्षित होता है। इस लक्षणा में बाला अपना अर्थ नहीं छोड़ता बल्कि पुरुष को भी ग्रहण कर लेता है। प्रयोजन यह है कि पुरुष सामान्य नहीं बल्कि बालाधारी वीर है। अब प्रयोजनवती शुद्धालक्षणा के दूसरे भेद लक्षण लक्षणा को देखते हैं। लक्षण लक्षणा में शब्द अपने वाच्य अर्थ का पूर्णतया त्याग कर देता है और उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करता है। यहाँ शब्द अपना अर्थ छोड़ देता है। दूसरे अर्थ के लिए अपने अर्थ का समर्पण कर देना लक्षण लक्षणा है। ऐसा काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट लिखते हैं। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में घोष या बस्ती। यहाँ गंगा का मुख्य अर्थ प्रवाह है। घोष प्रवाह में नहीं रह सकता, अतः प्रवाह अर्थ का त्याग कर दिया गया है। गंगा शब्द से गंगा तट का अर्थ लक्षित होता है जिसका प्रवाह से सामीप्य संबंध है। प्रयोजन तट की शीतलता और पवित्रता है। प्रयोजनवती गौणी लक्षणा। प्रयोजनवती गौणी लक्षणा वह होती है जहाँ मुख्य अर्थ से लक्षित अर्थ का संबंध सादृश्य पर आधारित होता है, अर्थात किसी वस्तु में दूसरी वस्तु के गुणों का आरोप किया जाता है जिससे दोनों में सादृश्य स्थापित हो सके। आचार्य मम्मट ने प्रयोजनवती गौणी लक्षणा के भी दो उपभेद माने हैं, एक सारोपा लक्षणा, दो साध्यवसाना लक्षणा।
सबसे पहले प्रयोजनवती गौणी लक्षणा के प्रथम उपभेद सारोपा लक्षणा के विषय में जानते हैं। सारोपा लक्षणा में उपमान और उपमेय दोनों का कथन होता है तथा उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। यहाँ उपमान और उपमेय दोनों का शब्दतः उल्लेख होता है। आचार्य मम्मट लिखते हैं कि विषय के विषय में अंतर्भूत होने पर सारोपा होती है। जैसे मुख चंद्र अर्थात मुख रूपी चंद्र। यहाँ मुख और चंद्र दोनों का कथन है। मुख पर चंद्र के सौंदर्य का आरोप किया गया है। दूसरा उदाहरण देखकर समझते हैं। यह लड़की तो गाय है। यहाँ लड़की और गाय दोनों का कथन है। लड़की पर गाय के गुणों सीतापन, भोलापन का आरोप किया गया है। अब प्रयोजनवती गौणी लक्षणा के दूसरे उपभेद साध्यवसाना लक्षणा के विषय में जानते हैं। साध्यवसाना लक्षणा में केवल उपमान का कथन होता है और उपमेय का निगरण कर लिया जाता है। अर्थात उपमेय का कथन न करके उपमान के द्वारा ही उपमेय का बोध कराया जाता है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि साध्यवसाना का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण इसका मूल भाव है। जैसे वह तो बिल्कुल उल्लू है, अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए यह कहा गया है। केवल उल्लू का कथन यहाँ किया गया है जिससे मूर्ख व्यक्ति का बोध होता है। उपमेय को छिपा लिया गया है। आइए दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं। चंद्रमा आ गया, यह सुंदर व्यक्ति के लिए कहा गया है। यहाँ चंद्रमा शब्द का प्रयोग किसी सुंदर व्यक्ति के लिए किया गया है, उपमेय का उल्लेख नहीं है। अंततोगत्वा कह सकते हैं कि मम्मट द्वारा प्रतिपादित लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व संस्कृत काव्यशास्त्र में ही नहीं, सामान्य भाषा विज्ञान में और अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में भी अत्यंत है।